हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे पुस्तकों के साथ, ताकि आगामी परीक्षा में आप सफलता को छू सके दोस्तों। तो देखिए, आज है यूके जी के टेस्ट पार्ट 78 और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स एंड यूके पीएससी प्री एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ जो कैंपेन चल रहा है, आज काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट देखने को मिला था ट्विटर हैंडल पे। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। अभी भी देखिए मुहिम चल ही रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को शेयर करें। हैशटैग स्पीक अप फॉर उत्तराखंड यूथ, ये हैशटैग है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे रिट्वीट करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए, स्टडी भी ज़रूरी है, साथ साथ कैंपेन तो करना है। देखिए, अभी कोरोना का थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, तो उसके बाद एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। संभवत लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट नवंबर से एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे, जो पुराने फॉर्म भरे गए हैं उनके एग्ज़ाम, और साथ ही जो नई विज्ञप्ति हैं वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। लाइक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, इन दो पोस्टों का विज्ञापन किसी भी तिथि को निकल सकता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। बीपीडीओ और वीडियो किसी भी डेट को इनका विज्ञापन आ सकता है, तो तैयारी भी ज़रूरी है। तो हमको सभी चीज़ें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत दिन से स्टडी नहीं हो पा रही थी, कंटिन्यू करते हैं। आज है यूके जी के टेस्ट पार्ट 78। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन है जिसे बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विजय जगधारी, ठीक है। तो विजय जगधारी को बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, देखिए क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री ऑनलाइन कोर्स चल रहा है अभी एप्लीकेशन पे। आप काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उन सभी लोगों को मैं बता दूं, हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है देवभूमि करियर पॉइंट। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करेंगे आप तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनको दीजिए आप, आगे को चलती रहेंगी, बढ़ते रहेंगे हम, और बहुत से फीचर्स और बहुत से कोर्सेज वहाँ पे आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों, गढ़वाल का चाणक्य किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न थे। देखिए दोस्तों, गढ़वाल का शासक था जब हमारा फतेहपति शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल का शासक कौन था? फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह को तत्कालीन चंद शासक जगत चंद ने हरा दिया था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, गढ़वाल का परमार वंश का शासक जब फतेहपति शाह था, तो उसको तत्कालीन कुमाऊं के चंद वंश के शासक जगत चंद ने हरा दिया था दोस्तों, और श्रीनगर पे कब्जा कर लिया था जगत चंद ने। और जैसे ही जगत चंद श्रीनगर पे कब्जा करता है दोस्तों, तो उसी समय उसकी मुलाकात होती है पुरिया नैथानी से। पुरिया नैथानी, जिसको गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। तो पुरिया नैथानी ब्राह्मण था, ब्राह्मण बुद्धि था, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था, प्रखर बुद्धि था। इसने दिमाग लगाकर जगत चंद को यह बोला कि आपको ये श्रीनगर किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक ख्याति प्राप्त राजा हैं, आप विक्रमादित्य के समतुल्य हैं, आप तो पूरे भारत को विजित करेंगे, इस श्रीनगर में क्या रखा है। तो ऐसी लुभावनी बातों से इसने जगत चंद को यहाँ पे सम्मोहित कर लिया और बोला जगत चंद से कि ब्राह्मण को दान कर दो, सदावर्त में दे दो ये भूमि को। जगत चंद खुश हो गया, उसने बोला ठीक है, ब्राह्मण को दे देंगे, तो बुलाइए कोई ब्राह्मण वगैरह बुलाइए। तो तपाक से बोला पुरिया नेता ने कि किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे स्वयं एक ब्राह्मण हूँ। तो जगत चंद, बोला जाता है कि जगत चंद ने उसमें श्रीनगर सौंप दिया था पुरिया नैथानी को, और पुरिया नैथानी फिर जाता है फतेहपति शाह के पास और बोलता है कि आप पीछे से अटैक करो जगत चंद पे, ठीक है। ये पूरी कहानी है, ये हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, डेप्थ में जब पढ़ते हैं। इसीलिए पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। इसने बहुत टाइम पे गढ़वाल साम्राज्य में अलग अलग काम किए। दिल्ली दरबार में गया, गढ़वाल में जो जजिया कर था उसका समन लेके गए, ठीक है, कि गढ़वाल में जो जजिया करे उसको बंद किया जाए। तो बहुत से ऐसे उल्लेखनीय काम है दोस्तों पुरिया नैथानी के, इसलिए इसको गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। यानी कि जब जब गढ़ राज्य पे या गढ़वाल राज्य पे विपत्ति आई थी, उस विपत्ति का अपनी प्रखर बुद्धि से समाधान करने वाला व्यक्ति था पुरिया नैथानी, गढ़वाल का चाणक्य। अब बात करते हैं कुमाऊं का चाणक्य। तो कुमाऊं का चाणक्य था दोस्तों हर्षदेव जोशी, महान कूटनीतिज्ञ बोल सकते हैं इसको। एकदम चाणक्य नीति का पालन करता था, कभी गोरखाओं के साथ मिल जाता था, कभी चंद राजाओं के साथ मिल जाता था, कभी पवार शासकों के साथ मिल जाता था, और फाइनली ये मिल गया ब्रिटिशर्स के साथ। इसका रोल लगाइए ना कितना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का रोल है हर्षदेव जोशी का, ठीक है। इसने गोरखाओं को भी सूचनाएं दी, पवार शासकों को भी सूचनाएं दी। इसने चंद वंश में भी अपना बहुत अच्छा वहाँ पे राज किया, चंद वंश में अच्छा दीवान वगैरह था जोशी वर्ग। और इसके साथ इसने जब ब्रिटिश औपनिवेश काल की शुरुआत हुई, तो इसने ब्रिटिशर्स की भी हेल्प की यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यही उत्तराखंड हिस्ट्री में हम जानते हैं। तो गढ़वाल का चाणक्य याद रखिएगा पुलिया नेथानी, और कुमाऊं का चाणक्य हमारा हर्षदेव जोशी। कप्पू चौहान बहुत वीर था उपगढ़ का, जो हम पढ़ते अजय पाल के टाइम पे। लोधी रिखोला भी एक महान सेनापति था अपने टाइम पीरियड का। माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये सभी आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रसिद्ध भैरव झाप शिला कहाँ स्थित है। तो भैरव झाप शिला कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है दोस्तों केदारनाथ में। भैरव झाप कहाँ पे है, केदारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन बना था ना, रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में। यूके ट्रिपल एस सी भाई स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछ लेता हो। बैरास कुंड पूछा था उसने लास्ट टाइम एक एग्जाम में, आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड में आया था। रावण की तपस्थली बैरास कुंड किस जनपद में है, तो चमोली में है ना ये। ऐसे भैरव झाप जो है वो केदारनाथ में, यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है। तो हिमोत्थान परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप उत्तराखंड के गांव में विजिट करेंगे तो आपको इस परियोजना से संबंधित कोई ना कोई चीज़ तो दिखी जाएगी, ठीक है। तो इसका संबंध है दोस्तों, राइट आंसर है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। यानी कि हिमोत्थान जो परियोजना है दोस्तों, इसको टाइम टाइम पे बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो हमारी देसी बड़ी कंपनी लाइक टाटा फंड है, ठीक है। टाटा फंड जो हमारा है, टाटा कंपनी, तो ऐसी कंपनियां इसको क्या करती हैं, निवेश करती हैं यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ी कंपनीज को पब्लिक वेलफेयर के काम करने पर टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है, इस वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। उसके साथ साथ पब्लिक वेलफेयर का काम हो सकता है। हिमोत्थान परियोजना में आज आप देखेंगे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में या गाँवों में आप देखेंगे बहुत सी योजनाओं पर काम चलता है, जैसे पेयजल योजना हो गई, चेक डैम बनाना हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने जल स्रोत वगैरह होते हैं, जो पारंपरिक जल स्रोत है, नौला है, बावड़ी है, धारा वगैरह होता है, इनका क्या करते हैं, नवीनीकरण किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब विकास कार्य, जो हमारे विकास कार्य गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं ना, आपने देखा होगा, चेक डैम बनना, चाल खाल बनाना, इसके साथ साथ पेयजल योजनाएं बनाना, शौचालयों का निर्माण करना, ठीक है। और किसी बहुत ही जो असहाय या गरीब व्यक्ति है उसको आवास की सुविधा भी प्रदान करना, फंड मतलब फंडिंग करना उसको। तो ये सभी योजना मतलब जो भी कार्य होते हैं ये हिमोत्थान परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के विभिन्न गाँव में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है हिमोत्थान परियोजना, ठीक है। इसको बहुत सी कंपनीज फंडिंग करते हैं और बहुत से एनजीओज को ये प्रोजेक्ट मिलता है, एनजीओ के थ्रू होता है ये। अगला देखिए, उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर आना चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन है प्रकाश पंत। देखिए, जब उत्तराखंड की पहली विधानसभा गठित हुई दोस्तों, तो पहली विधानसभा जब हमारी गठित हुई तो कोई निर्वाचित विधानसभा तो थी नहीं, ठीक है। अंतरिम विधानसभा थी ना, क्योंकि उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। पहले चुनाव तो 2002 में होते हैं ना, जब कांग्रेस जीतती है। तो 2000 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए प्रकाश पंत, ठीक है। स्वर्गीय प्रकाश पंत बोलेंगे अब, क्योंकि दिवंगत हो चुके हैं, ठीक है, प्रकाश पंत। अगला देखिए, लक्ष्मण झूला पुल जो कि ऋषिकेश में दोस्तों, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था या निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो लक्ष्मण झूला पुल निर्माण इसका हुआ था दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 1939, ठीक है, 1939 में। बहुत बार क्वेश्चन बना है लक्ष्मण झूला वाला भी, बहुत ही अपने टाइप का फेमस झूला है ये। और बोला जा रहा है कि जल्दी ऋषिकेश में दोस्तों, जो चाइना में देखा होगा ना आपने, ग्लास ब्रिज होते हैं, ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का ब्रिज होता है। ये चलने वाली जो सतह होती है शीशे की होती है, जिससे नीचे का दृश्य साफ दिखाई देता है। तो इस तरह के पुल का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखने वाली बात है कब तक ये तैयार होता है। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। तपोवन, तो फेमस जो तपोवन है दोस्तों, तपोवन में देखिए आप बोला जाता है कि लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, तपोवन। तो ये वाला तपोवन तो है दोस्तों हमारा कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में, ऋषिकेश के निकट ही है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकेश। यहाँ पे ऋषिकेश हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल में स्थित है ये तपोवन, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में, पिथौरागढ़ जनपद की एक तहसील है धारचूला, तो धारचूला तहसील में भी एक प्लेस है तपोवन नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन ये तपोवन जो प्लेस है बहुत फेमस है, एज अ टूरिस्ट प्लेस इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और तपोवन देखिए थोड़ा धार्मिक आस्था भी है यहाँ पे। ये तपोवन जो एरिया पड़ता है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में, ये तपोवन एरिया नारायण आश्रम जो कि धारचूला में स्थित है, नारायण आश्रम, इसी के मार्ग में ही ये कहीं पे स्थित है तपोवन। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, दोनों ऑप्शन आ गए, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे यहाँ पे, टिहरी वाले तपोवन को, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, उत्तराखंड में बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं, 2 नाम वाले अलग अलग जनपदों में, वो उनमें से जो ज़्यादा फेमस प्लेस होगा उसको आपने क्लिक करना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर बहुत चालाक हैं आज की डेट में, तो वो अपने हिसाब से ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज कर सकें। बिसु मेला कहाँ पे लगता है,
तो बिसु मेला देखिए बहुत फेमस मेला है जौनसार बावर का, नो डाउट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जौनसार बावर। उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है, आपको पता है। और जितने भी देखिए हमारे वन्य जीव विहार हैं, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है, या कौन सा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, और हमारे जितने भी जैसे हमारे जैसे हाल में ही कौन सा नया बना था, जैसे एक हम पढ़ते हैं ना हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन, तो ये सभी आपको डेट याद होनी चाहिए दोस्तों, इनकी ईयर्स याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं, मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो गोविंद वन्य जीव विहार की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ऑप्शन 20 का सही आंसर। और कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? ठीक है, तो भू अभिलेख जो होते हैं दोस्तों, हमारे भूमि संबंधित अभिलेख, उनका नामकरण एक सॉफ्टवेयर में यहाँ पे किया जाता है दोस्तों, और उसको हम बोलते हैं देवभूमि सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देवभूमि सॉफ्टवेयर जो है तो ये भू अभिलेख सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये आ गए यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल से कुछ क्वेश्चन निकल के आ गए। मैं समझता हूँ कि हमारा गांव संबंधी राजस्व पुलिस तरीका संपूर्ण भारत में सबसे बेहतर है, किसका कथन था? ये क्वेश्चन लाइकली बना है यूकेपीएससी प्री एग्जाम के लेवल का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, ये किस व्यक्ति की स्टेटमेंट है? दिए गए विकल्पों में से सभी यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से किस कुमाऊं कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दी थी राजस्व पुलिस के संदर्भ में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे, ठीक है। तो हेनरी रैमजे जिसको हम जानते हैं किंग ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का बेताज बादशाह या रामजी साहब के नाम से, तो इसने बोला था दोस्तों, जो उत्तराखंड में उसमें आज भी प्रचलित है, उस समय क्या जो ट्रेल के टाइम से पटवारी पद सृजित हुआ था, सबसे पहले पटवारी पद किसने बनाया था उत्तराखंड में? विलियम ट्रेल ने बनाया था, ठीक है। राजस्व पुलिस का दर्जा मिल जाता है फिर, तो राजस्व पुलिस यानी कि पटवारियों को यहाँ पर क्या करना पड़ता था, अपना राजस्व के साथ साथ जितने भी उसमें के जो सिविल मामले होते थे उनको देखना पड़ता था, ठीक है, यानी कि जो छोटे मोटे मामले लड़ाई झगड़े का, जमीन का, ये सब मामले इनको अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए राजस्व पुलिस भी कहा जाता है पटवारी को। आज भी आप उत्तराखंड की धरती में देखते हैं ना, पहाड़ी अंचलों में पटवारी ही ये काम करता है। तो हेनरी रैमजे ने इसी पटवारी या राजस्व पुलिस के संदर्भ में एक कथन बोला था कि हमारा जो गांव संबंधी राजस्व पुलिस तरीका है वो संपूर्ण भारत में सबसे बेस्ट है। गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गढ़ राजवंश, ठीक है, या गढ़ राजवंश काव्य, ये रचना है मोलाराम की, ठीक है। मोलाराम का पूरा नाम क्या था? तो मोलाराम का पूरा नाम था मोलाराम तुंवर, ठीक है, क्या था? मोलाराम तुंवर, ठीक है, सुनार जाति का था, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बना था ना यहाँ से, सुनार जाति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है जिया रानी, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है, जिया रानी। अगला देखिए, निम्न में से किसने हेनरी रैमजे के तराई भाबर प्रबंधन की प्रशंसा की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, समझा कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिसने हेनरी रैमजे के तराई भाबर के प्रबंधन, यानी कि हेनरी रैमजे को देखिए एक उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, तराई भाबर का विश्वकर्मा। भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है इसको, क्यों बोला जाता है? देखिए दोस्तों, भाबर का विश्वकर्मा बोलने का मतलब ये है, जब हेनरी रैमजे बैठा था कुमाऊं कमिश्नरी में 1856 में, 1856 में आया ना ये, अगले ही साल यहाँ पे क्रांति हो जाती है 57 में, इस क्रांति का भी दमन किया इसने। और भाबर क्षेत्र उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे चोरी होती थी, डकैती होती थी, ठीक है, रोहिला आ जाते थे, बार बार गुज्जर आ जाते थे। इसके साथ साथ तराई क्षेत्रों में मलेरिया हो जाता था, डेंगू हो जाता था, बहुत सी महामारियां भी होती थी, तो लोग वहाँ पर बसने से डरते थे, लोग चाहते नहीं थे उस क्षेत्र में जाना। लेकिन हेनरी रैमजे ने क्या किया दोस्तों, तराई भाबर क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करवाया, नलकूपों का निर्माण करवाया, पक्की सड़कों का निर्माण करवाया, ठीक है, मतलब समुचित विकास कार्य उसने तराई भाबर क्षेत्र में किए थे। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लोगों का बसना आरंभ हो गया, उसने लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की, तो बहुत अच्छे काम किए, यानी कि तराई भाबर को उसने उजाड़ क्षेत्र से एक विकसित और उर्वर क्षेत्र बना दिया था, और बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होने लगा था ब्रिटिशर्स को। तो इसी तराई भाबर के प्रबंधन को देखते हुए हेनरी रैमजे के लॉर्ड मेयो ने इसकी प्रशंसा की थी दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए हेनरी रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुमाऊं क्षेत्र में देखिए सिंचाई जो होती है दोस्तों, कुमाऊं क्योंकि आपको पता है कुमाऊं जनपद में अगर मैं नैनीताल का कुछ हिस्सा और उधमसिंह नगर का कुछ हिस्सा छोड़ दें, थोड़ा बहुत चंपावत का भी, तो बाकीपुरा पर्वतीय एरिया है। तो वहाँ पे देखा जाए तो कुमाऊं, केवल कुमाऊं पूछा जाता है ना इसमें, तो कुमाऊं में सबसे मेन जो सोर्स है दोस्तों सिंचाई का, इरिगेशन का, वो है दोस्तों ऑप्शन बी, नलकूप। ठीक है, नलकूपों से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड में अलग अलग कृषि भूमियां बांटी गई हैं दोस्तों। ठीक है, उपराव हो गई, जलाव हो गई, तालाब हो गई, खील हो गई, इजरान हो गई। तो ये भूमि का वर्गीकरण किया गया है भूमि की उर्वरता के आधार पर, यानी कि कौन सी भूमि कितनी ज़्यादा उर्वर है। उर्वर का मतलब दोस्तों, मतलब मिट्टी की पैदावार होने की क्षमता कितनी अच्छी है, कि इसमें कितनी फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी पूछा जा रहा है, यानी कि बहुत ही मतलब जो ऐसी भूमि जिसमें उपज वगैरह अच्छी नहीं होती, उतनी उर्वरक नहीं होती भूमि, तो निम्न श्रेणी की भूमि को उत्तराखंड में बोला जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा खील भूमि। ठीक है, और सबसे जो निम्न श्रेणी की भूमि होती है कंटीली पथरीली भूमि, उसको इजरान कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी भूमि उत्तराखंड में जो कंटीली होती है और उसके साथ साथ पथरीली होती है, उसमें घास भी नहीं उग सकती, तो ऐसी भूमि कहलाती है इजरान। ठीक है, और निम्न श्रेणी की कृषि भूमि कहलाती है दोस्तों खील। ठीक है, और उच्च श्रेणी की कृषि भूमि उत्तराखंड में कहलाती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको बोलते हैं तालाब भूमि। ठीक है, तालाब भूमि में बहुत अच्छी खेती होती है, धान हो, गेहूँ हो, स्पेशली धान की खेती बहुत अच्छी होती है तालाब भूमि में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए उत्तराखंड के संदर्भ में क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे। विलियम ट्रेल एक न्यायिक कमिश्नर थे, किसने कहा था? फिर से स्टेटमेंट आ गई भाई विलियम ट्रेल के बारे में। आज ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो विलियम ट्रेल देखिए दूसरा कमिश्नर था उत्तराखंड का, उत्तराखंड नहीं बोलेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा कमिश्नर था विलियम ट्रेल। शासनकाल 1816 से 1835। ठीक है, किसका कार्यभार लिया था इसने? ई गार्डनर का। ई गार्डनर कहाँ चले गया? नेपाल दरबार में चले गया ये। ठीक है, ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल एजेंट बन के। तो विलियम ट्रेल आया दोस्तों, इसने भी बहुत अच्छे काम किए। विलियम ट्रेल ने भू बंदोबस्त किया सबसे पहले इसने। ठीक है, इसके साथ साथ विलियम ट्रेल ने भाबर में जो साल की कटाई हुई थी उसको बंद करवाया। इसके साथ साथ बहुत से काम हुए। विसा हैबर इसी के टाइम पे आता है, विलियम ट्रेल के टाइम पे। ठीक है, ट्रेल गर्दी भी होती है। खच्चर सेना का गठन करता है। कुली बेगार का हल निकालने के लिए खच्चर सेना भी बनाता है विलियम ट्रेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खच्चर सेना कब बनती है? 1823 में, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, खच्चर सेना बनाता है ये। तो विलियम ट्रेल को न्यायिक कमिश्नर बोलने वाला व्यक्ति है दोस्तों इनमें से एटकिंसन। ठीक है, तो एटकिंसन ने बोला है न्यायिक कमिश्नर। लेकिन मैं बात करूँ डी डी तिवारी, तो डी डी तिवारी ने विलियम ट्रेल को जालिम कमिश्नर बोला है। ये भी याद रखें आप, 2 पॉइंट मिल गए आपको। एटकिंसन ने विलियम ट्रेल को न्यायिक कमिश्नर बोला है, लेकिन डी डी तिवारी ने अपनी एक बुक है ना इनकी पॉलिटिकल नोट्स वाली, पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो इसमें डी डी तिवारी ने इस विलियम ट्रेल को जालिम कमिश्नर बोला है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इनको। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे। अलकनंदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, अलकनंदा। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात करें तो अलकनंदा का जो सेकंड जो नेम है दोस्तों वो कहलाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हिरण्यवती कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हिरण्यवती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय रोहिलखंड का कमिश्नर कौन था? ठीक है, रोहिलखंड जो कि वर्तमान बरेली की बात हो रही है, तो 1857 की जब क्रांति होती है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से इसलिए, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया, थोड़ा इसके बारे में आपको बताया जाएगा तब आप समझेंगे। जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, रोहिलखंड में, देखिए रोहिलखंड या बरेली में जो हमारे क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, कौन करता? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने काले खां के नेतृत्व में यहाँ पे 1000 लोगों को भेजा और उन 1000 लोगों ने हल्द्वानी पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, उसमें 1857 की क्रांति के समय तब मैदानी भागों के जो कमिश्नर वगैरह थे या जो भी हमारे ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सभी ने भाग कर शरण ली थी नैनीताल में। कहाँ ली थी? नैनीताल में। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि रोहिलखंड का हमसे क्या मतलब, लेकिन समझिए क्वेश्चन को। रोहिलखंड हो गया दोस्तों, फर्रुखाबाद हो गया, मेरठ हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण कमिश्नरी थी तराई मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पर विद्रोह बहुत प्रबल था। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोह का कोई असर नहीं हुआ 1857 के, केवल हल्द्वानी में हुआ, देहरादून में हुआ। तो रोहिलखंड के जो कमिश्नर थे, मेरठ के जो कमिश्नर थे, अन्य अधिकारी थे, इनके वाइफ्स थे, जो उन लोगों को लगा अगर क्रांतिकारियों के हाथ हम पड़ गए तो ये तो हमें मार ही डालेंगे। इसलिए रोहिलखंड का कमिश्नर जो उसमें अलेक्जेंडर था, वो भी भाग के नैनीताल आ गया। बोला यार नैनीताल सेफ है, हेनरी रैमजे का शासनकाल चल रहा है। हेनरी रैमजे ने बहुत ही कुशलतापूर्वक 1857 की क्रांति का दमन कर दिया था उत्तराखंड में। क्वेश्चन बनता है ये, 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर कौन था?
तो कौन था? हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति को दमन करने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? तो हेनरी रैमजे। ओके, तो अलेक्जेंडर ने रोहिलखंड का कमिश्नर था, नैनीताल में शरण ली, और बोला जाता है कि हेनरी रैमजे ने जब तक ये नैनीताल में रहे 2 साल तक इनके पूरे समुचित प्रबंध किया, खाने पीने का, सैलरी का, इनको जो नौकर चाकर मिलते थे, टोटल फैसिलिटी जो उस समय एक कमिश्नर को मिलती थी वो इनको प्रोवाइड करवाई गई हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक है, इसलिए तो उसको बोलते हैं ना किंग ऑफ कुमाऊं। खाली तो नहीं बोलते होंगे, बहुत प्रशंसा हुई भाई उसकी जब 1857 की क्रांति उसने आराम से यहाँ पे दमन कर दिया। सुदर्शन शाह ने भी सपोर्ट किया उसको, नेपाल की गोरखा सेना ने भी सपोर्ट किया जिसको रणवीर सेना बोला गया। तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों हेनरी रैमजे के बारे में, इसलिए उसको किंग ऑफ कुमाऊं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर था। ठीक है, और 1857 की जब क्रांति हुई दोस्तों, अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, ये भी याद है क्या? 1857 की जब क्रांति हुई तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। ठीक है, और हमारा विलियम फिशर तो बाद में आता है। ठीक है, फिशर भी कमिश्नर रहा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए टेस्ट सीरीज का, देहरादून में जब रेल आगमन हुआ दोस्तों उस समय तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो देहरादून में रेल आगमन कब होता है? 1900 में होता है, वर्ष 1900 में। क्यों होता है इसका रीज़न पता है तो आपको? देहरादून में इतनी जल्दी रेल कैसे आ गई? भारत के अन्य भूभागों में तो बहुत लेट गई ना रेल। पहले तो बम्बई से ठाणे में आई 1853, उससे पहले पिरान कलेर और रुड़की के बीच चल गई थी 1851 में, लेकिन वो मालगाड़ी थी। और देहरादून में 1900 में आ गई, काठगोदाम में 1884 में आ गई। ठीक है, रीज़न क्या था इसका? तो देहरादून में 1900 में जो रेल आने का रीज़न था दोस्तों, ये रीज़न मेनली था जो हमारी एक परियोजना बनने वाली थी, ग्लोगी परियोजना। ग्लोगी परियोजना, ठीक है, बहुत प्राचीन परियोजना है उत्तराखंड की। तो ग्लोगी परियोजना बननी थी मसूरी में भट्टा फॉल पे। तो उसके लिए जो उपकरण आते होंगे उसमें बड़े बड़े, अब उनको लेबर कैसे ले जाते हैं? ठीक है, देहरादून के बाद तो उनको तोड़ के ले गए होंगे खच्चर वगैरह में, जो भी उसमें साधन होंगे, लेकिन देहरादून तक कैसे आता वो मशीनरी ना? तो इसीलिए देहरादून में रेल आई बोला जाता है 1900 में। ठीक है, और जब देहरादून में रेल आई दोस्तों उसमें तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन था? R.E. हैम्बलिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, R.E. हैम्बलिन, जिसका शासनकाल रहा 1899 से लेकर 1902। ठीक है, तो ये कुमाऊं कमिश्नर था उस समय जब देहरादून में रेल आगमन होता है दोस्तों। ठीक है, और काठगोदाम में जब रेल आगमन होता है दोस्तों उसमें हेनरी रैमजे, आपको याद रखना 1884 तक हेनरी रैमजे का शासनकाल है ना। हेनरी रैमजे जब रिटायर होने के कगार पे था उसी समय काठगोदाम में रेल आगमन होता है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन कनेक्ट करने होते हैं, ये आप तब कर पाएंगे जब डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए लगाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लगाव, पुस्तकों से लगाव करेंगे तो सफलता ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कनेक्शन बनाना सीखिए, केवल अंधाधुंध पढ़ाई करने से ही सफलता नहीं मिलती। ठीक है, एक लगाव बोलते हैं ना, लगाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही लगाव प्रेम कहलाता है। और लगाव प्रेम जो होता है ना हमारे किसी लक्ष्य के प्रति या किताबों के प्रति या ज्ञान के प्रति, वो स्वतः ही फिर सफलता में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सीखना एक बड़ी बात है दोस्तों, फॉलो कीजिए। और हमेशा की तरह हमेशा जो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ अपनी, उसको हमेशा फॉलो कीजिए लाइफ में, तो खुश रहेंगे और सफल भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ठहरें, सुने, समझें और फिर प्रतिक्रिया करें, ये 4 स्टेप अपना दें। सबसे पहले ठहरें, फिर उसके बाद सुनना है क्या वो हो रहा है, फिर समझना है, फिर उसके बाद रिएक्शन करना है। यही एक बोल सकते हैं एक उच्च जीवन की या एक सच्चे जीवन की या एक चरित्रवान जीवन की यही डेफिनेशन इन 4 शब्दों में छुपी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से। देखिए आज क्वेश्चन आपको मिले होंगे अच्छे अच्छे, अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैं बहुत कम बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैंने कम ही बोला होगा वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिए, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।